हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच वाली एक और नई वीडियो में। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप जीके जीएस के लिए इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक ना? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो देखिए, तब पता चलेगा कि इस बैच की खासियत क्या है और क्या क्या चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक ना? तो मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बैच को फॉलो करिए और सारी चीज़ें आप लोग देखिए। तो अभी काफ़ी सारे वीडियो आ चुका है, अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी हम लोग चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और उससे संबंधित सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे चलिए आप लोग वीडियो में देख पाइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि अशोक को उनके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक को उनके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या फिर महाराजधिराज। अशोक को उनके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इनको प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अशोक को अक्सर देव नाम प्रिय, या जैसे कि देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी देखने में सुंदर, प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेखों में अशोक को क्या क्या कहा गया है? तो देव नाम प्रिय, प्रिय या फिर प्रियदर्शी। इसके बाद देखिए, अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिलता है? अशोक का जो नाम अशोक है ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। उडेगोलम, ये चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अधिकांश अभिलेख, अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है कि प्रकृत भाषा में, ठीक ना, प्रकृत भाषा में, ध्यान रखिएगा। और भारत में ब्राह्मी लिपि, जो इनके अभिलेख है, तो जो भारत में है उनमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। और पाकिस्तान में जो अशोक का अभिलेख है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और अफगानिस्तान में जो अशोक का अभिलेख है उसमें क्या है कि ये अरामी एवं ग्रीक, हाँ, ग्रीक लिपि, यानी कि जो अफगानिस्तान में है उसमें ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान वाले में खरोष्टी, भारत वाले में ब्राह्मी और अफगानिस्तान वाले में, ध्यान रखिएगा, ग्रीक। नेक्स्ट है हम लोग का खोज। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के जो अभिलेख था सबसे पहले 1837 में, ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अशोक के राज्याभिषेक 8वें वर्ष 2061 में, देखिए, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 2061 में कलिंग युद्ध जो हुआ था ना, वो जो है कि अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। अशोक के क्या है कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 2061 ईसा पूर्व में ये युद्ध किया था, कलिंग युद्ध। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 269 पीसी में। उसके बाद देखिए, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि इस युद्ध के बाद जो अशोक था ये युद्ध को त्याग कर, यानी कि ये कहा जाता है कि घोष नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना लिया था, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसकी दीक्षा उपगुप्त से लिया था, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस सुल्तान ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए किसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, बलबन के और अन्य महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू किया था, जिसमें कि सिजदा का मतलब होता है सुल्तान को सलाम करना, और पाबोस का मतलब होता था सुल्तान का पैर चूमना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, नौरोज, फारसी के नए साल के त्यौहार नौरोज को मनाना शुरू कौन किया था? तो बलबन ने, ध्यान रखिएगा। चालीसा का अंत, यानी कि इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 तुर्क सरदारों का गुट, जिसे कि तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 तुर्क सरदारों का गुट, जिसे कि तुर्कान चिहलगानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से खत्म कौन करवाया था? तो बलबन ने। उसके बाद देखिए, दैवीय सिद्धांत, उन्होंने खुद को जील ए इलाही यानी कि ईश्वर का छाया कहा। उसने खुद को क्या कहा? तो जील ए इलाही यानी कि ईश्वर का छाया। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक,
ये देखिए, जैसे कि क्या है कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, उसी प्रकार ये इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, और जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो इल्तुतमिश। उसको देखिए, दिल्ली सल्तनत का ही एक और था अलाउद्दीन खिलजी। यह अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली और दाग एवं हुलिया प्रथा के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और अपनी सेना के सैनिकों और सैनिकों की हुलिया प्रथा के लिए ये जाना जाता था। यानी कि सैनिकों के दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत कौन कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। वह दावा करता था कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता था कि किस चित्रकार ने आंख बनाई है या किसने भौं बनाई। तो देखिए, जो जहांगीर था ये चित्रकला को देख कर बता सकता था कि ये किसके द्वारा बनाया गया। तो वही जो इसके दरबार में रहते थे, जो चित्रकार थे, तो ये बता सकता था कि ये किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। अगर एक ही फोटो में अलग अलग चित्रकार द्वारा, किसी द्वारा आंख, किसी द्वारा नाक, किसी द्वारा मतलब और भी पार्ट बनाया गया है, तो सबका अलग अलग बता सकता था कि ये किसने बनाया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके समय चित्रकला दरबारी दृश्यों से हटकर प्रकृति, पशु, पक्षी, व्यक्तियों के चित्र पर केंद्रित होता था। तो देखिए, इसके समय में प्रकृति से जुड़ी चीजें की चित्रकारी होती थी, ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके प्रमुख चित्रकार जो इसके दरबार में रहते थे, जैसे कि उस्ताद मंसूर, ये पशु पक्षी के चित्रकार, मतलब कि ज्यादातर चित्र बनाता था पशु पक्षी का, उस्ताद मंसूर। उसके बाद अबुल हसन जो था वो इसके दरबार के रत्न थे। हसन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ये इसके दरबार के रत्न थे, यानी कि प्रमुख चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अन्य विकल्प जो है अकबर से संबंधित चीजें हम लोग देखते हैं। इसके काल में चित्रकला का नींव मजबूत हुई और दस्तान ए अमीर हमजा जैसी चित्रित पुस्तकें बनी। दस्तान ए अमीर हमजा, दस्तान ए अमीर हमजा जैसी चित्रित पुस्तक किसके शासनकाल में बनी थी? तो अकबर के समय। और चित्रकला की नींव भी अकबर के समय ही पड़ी थी। उसके बाद देखिए, शाहजहां, इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला आदि इसी के शासनकाल में बना था। तो ध्यान रखिए, स्थापत्य कला के स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को, जैसे कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, उसी प्रकार स्थापत्य कला की स्वर्ण युग शाहजहां का कहा जाता है। और ताजमहल, लाल किला, ये सभी किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा। उसको देखिए, औरंगजेब, इसने चित्रकला को इस्लामी विरोधी मानकर बंद करवा दिया, जिससे चित्रकार क्षेत्रीय राजाओं की ओर पलायन कर गए। तो देखिए, औरंगजेब जो था ये चित्रकला को इस्लामी विरोधी मानकर क्या कर दिया? बंद करवा दिया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, पुनर्जागरण का जनक। अब देखिए, इन्हें जनक क्यों माना जाता है? तो उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ पहली बार संगठित आवाज उठाई और पश्चिमी आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। तो देखिए, इन्हें आधुनिक भारत का जनक क्यों माना जाता है? तो देखिए, प्राचीन भारत से ही क्या है कि भारत में कई प्रकार के कुरीतियों, यानी कि बुरी बुरी प्रथा चलते आ रही थी, जैसे कि सती प्रथा। यानी कि क्या होता था कि अगर जिसका पति मर जाता था, उसके शव के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। और बाल विवाह, ये सारी प्रथाओं के लिए सबसे पहले संगठित आवाज उठाई थी कौन? तो राजा राम मोहन राय। तो इसके बाद और भी लोग जागरूक हुए। तो इसी प्रकार इनको कहा जाता है कि ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत व भविष्य के मध्य के सेतु भी कहा जाता है। तो देखिए, इन्हें कई अन्य नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ध्यान रखिएगा। और सती प्रथा का अंत इनके प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक के ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इन्हीं के प्रयास से जो उस समय ये गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। उसका देखिए इनके पत्रिका संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका था जो कि बंगाली में था। संवाद कौमुदी बंगाली में था, मिरात उल अखबार फारसी में था, मिरात उल अखबार फारसी में था। ये दोनों राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अन्य विकल्प, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। उन्हें स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक का पिता कहा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह 1856 पारित हुआ था। देखिए विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयास से शुरू हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये सभी वो महान व्यक्ति थे जिससे कि समाज में जो बेकार प्रथा चलती आ रही थी उन सभी को खत्म करवाए और भारत को एक नई दिशा की ओर ले गए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है डलहौजी, कैनिंग, लीटन या फिर कर्जन। तो देखिए 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक ना, कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? कैनिंग था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं सारी चीजें। तो यह अंतिम गवर्नर जनरल भी था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। प्रथम वायसराय, ये प्रथम वायसराय भी बना था 1858 का अधिनियम के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। यानी कि जो कैनिंग था ये भारत के प्रथम वायसराय बना था 1858 का अधिनियम के तहत। और उन्होंने 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचला और उसके बाद उदारता की नीति अपनाई, इसलिए इन्हें दयालु कैनिंग भी कहा जाता है। तो इस ये देखिए क्या किया था? तो 1857 के विद्रोह को दबाया था क्योंकि उस समय यही वायसराय था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विद्रोह के केंद्र, इसके समय इस समय ही मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरू हुई थी? तो 10 मार्च 1857 को मेरठ से, 10 मार्च 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कैनिंग के काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कैनिंग के काल में 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर क्या हुआ था? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन 3 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। व्यापक के सिद्धांत, इन्होंने डलहौजी की हड़प नीति को पूरी तरह से खत्म किया। देखिए जो डलहौजी ने हड़प नीति लाया था, ठीक ना, राज्यों को हड़पने वाला, उसको खत्म कर दिया था कौन? ये कैनिंग ने। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो दयालु कैनिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए डलहौजी, डलहौजी जो था ये हड़प नीति लाया था जो कि 1857 के क्रांति का मुख्य कारण बनी थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या बना था? तो हड़प नीति, ध्यान रखिएगा, हड़प नीति। उसके बाद देखिए लीटन, लीटन जो था यह अपनी दमनकारी नीतियों और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ध्यान रखिएगा, इसका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये लीटन लाया था के लिए जाना जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए किसको जाना जाता है? तो लीटन को। उसके बाद देखिए कर्जन, कर्जन जो था 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। तो 1905 में कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1905 में कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बारदोली? तो ध्यान रखिएगा गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह जो था ये चंपारण था, ठीक ना, चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, ध्यान रखिएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद यह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। जब ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो सबसे पहला आंदोलन ये इनका सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में किए थे, ध्यान रखिएगा। और यह 3 कठिया पद्धति के विरोध में था, यानी कि अंग्रेजों द्वारा 3/20 कट्ठे खेत पर क्या करने को बोला जा रहा था? तो नील की खेती करने के लिए बोला जा रहा था।
तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, तो इनको गांधी जी को ये बिहार आने के लिए आमंत्रण दिया था और ये चंपारण के किसानों के लिए आंदोलन करने या फिर उसकी समस्या को खत्म करने के लिए आमंत्रित कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल। कहाँ किया था, तो ध्यान रखिएगा 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं तो महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण आने के लिए आमंत्रण देते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह सफल रहा और अंग्रेजों को चंपारण कृषि अधिनियम पारित कर तिनकठिया प्रथा को खत्म करनी पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन इनका सफल था पहला। उसका देखिए, इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, और यह गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। यह गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। फसल खराब होने पर लगान की माफी। यह यहाँ पर क्या हुआ था कि जो फसल खराब हो गया था उसका भी लगान वसूला जा रहा था, तो उसी के विरोध में ये यहाँ पर ये खेड़ा सत्याग्रह किए थे, जिसमें कि लगान माफ हुआ था। उसके बाद देखिए, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में ये किए थे गांधी जी द्वारा। ये पहला भूख हड़ताल था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ध्यान रखिए। अहमदाबाद, और जो कि मिल मजदूरों के बोनस के लिए था। ये जो हड़ताल था मिल मजदूरों के बोनस के लिए था, ध्यान रखिए। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, इसका नेतृत्व सरदार भाई पटेल ने किया था और उन्हें सरदार की उपाधि ध्यान रखिएगा यहाँ की महिला बारदौली की महिला ने दिया था। 1928 में हुआ था क्या, तो बारदौली सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा 1928 में बारदौली सत्याग्रह, लेकिन इसका नेतृत्व गांधी जी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और इनको सरदार की उपाधि यही बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था इस सत्याग्रह के दौरान, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है बताना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक ना। ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में केवल देश की नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती है जैसे कि अमेरिका में होती है। तो देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि एक केंद्र के लिए अलग नागरिकता होता है और राज्य के लिए अलग नागरिकता होता है, तो इसलिए वहां पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसी नागरिकता नहीं है। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना, और यह संविधान के भाग 2 में आता है, ध्यान रखिएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब देखिए, अब जो है कि जैसे कि ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, उसी प्रकार अमेरिका से देखिए, यहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी क्या है कि अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, कनाडा से संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया और संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, आयरलैंड से राज्य के नीति निरंकुश तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से और राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद्धति ये आयरलैंड से लिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्मा समिति, सहकारिता समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। देखिए, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें एक नया भाग क्या है कि 4 का ए, संविधान में भाग 4 के ए में इसको रखा गया था और अनुच्छेद 51 के ए, ध्यान रखिएगा। इसके लिए भाग 4 को ए संविधान में नया भाग जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 के ए। मौलिक कर्तव्य के तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, तो ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ध्यान रखिएगा। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन
बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था, उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इस प्रकार टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अवसर से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित था 11वां मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। चलिए, और अन्य विकल्प जो है, जैसे कि बर्मा समिति, जिसका गठन 1999 में हुआ था। बर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था और यह मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के कानूनी प्रावधानों से संबंधित थी। यह मौलिक कर्तव्यों के को लागू करने के कानूनी प्रावधान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बर्मा समिति। उसके बाद देखिए सरकारिया समिति, यह केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच की समीक्षा के लिए बना है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है क्या, सरकारिया समिति। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति, यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा से संबंधित है, जो कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा कौन दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि इसके पालन ना करने पर कोर्ट द्वारा सजा नहीं दी जा सकती है। देखिए मौलिक कर्तव्य किसके लिए होता है, तो मौलिक कर्तव्य ये देश के जनता के लिए होता है कि मतलब कि देश की जनता को ये कर्तव्य है कि देश की अखंडता, देश की जो है सार्वजनिक संपत्ति है उसके हानि ना पहुंचाए, देश में दंगा फसाद, ये सारी चीजें जो है कि मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। ठीक ना, तो ये कोई चीज नहीं है कि आप नहीं मान रहे हैं तो आप पर ये केस हो जाएगा या फिर आप पर कोर्ट मतलब कोई कार्रवाई कर देगी, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन ये आपको एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको करना चाहिए, आपका ये कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब ही यही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष, बताइए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 संविधान का अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह अपने आप राज्यसभा के अध्यक्ष भी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन रहा है वही जो है कि राज्यसभा के ऑटोमेटिक पदेन सभापति बन जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वे राज्यसभा के कार्रवाई का संचालन करते हैं, हालांकि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए समान स्थिति में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या होते हैं कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनको ये भी प्रावधान होता है कि वो समान स्थिति में मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी मुद्दे पर वोट बराबर जैसे कि टाई हो जाता है तो वे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक वैसे उनको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई कानून पर मतदान बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तो उस समय में निर्णायक मत अपना दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन मिलता है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए उनको मिलता है वेतन। देखिए राष्ट्रपति ये संसद के अभिन्न अंग है, लेकिन किसी भी सदन की अध्यक्षता नहीं करते। ये किसी भी सदन की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि सदन की अध्यक्षता जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा के अध्यक्ष तो हम लोग पढ़ रहे कि उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए प्रधानमंत्री ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। उसका देखिए लोकसभा अध्यक्ष इन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट की आयु क्या है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट का जो उम्र है ये 65 वर्ष है, ध्यान रखिएगा 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायर होने का आयु 65 वर्ष है। संविधान के में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई। देखिए संविधान में न्यायाधीश को नियुक्ति के लिए कोई सी
कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा 65 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। और वे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। वे अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को। देखिए उसी प्रकार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु होती है 62 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष और हाई कोर्ट का 62 वर्ष, ध्यान रखना है यहाँ पर। 60 वर्ष यह आमतौर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या कुछ अन्य सिविल सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु होती है। देखिए 60 वर्ष ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की क्या होती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट की आयु है 60 वर्ष, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार यानी कि कोई कदाचार अगर कर लेते हैं या अक्षमता के आधार पर ही संसद के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया माना जाता है। ठीक ना? कदाचार करने पर इनको और अक्षमता के अनुसार संसद विशेष बहुमत द्वारा हटा सकती है, जिसे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया माना जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से यानी कि इनकी कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इसे सार्वजनिक धन रक्षक कहा जाता है। और यह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिटिंग यानी कि पूरा जांच करते हैं। सीएजी केंद्र और राज्य सरकार के जो वित्तीय संपत्ति होता है, वित्तीय धन होता है, उसका जांच कौन करता है? तो सीएजी। और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है। तो ये अपना जांच रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। सीएजी सारी चीज का जांच करके अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सीएजी को पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार सीएजी की उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रिटायरमेंट के बाद वह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। देखिए सीएजी अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो भारत सरकार के कोई भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये भी इनका प्रावधान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग संशोधन देख लेते हैं। पहला संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। उसके बाद देखिए 7वां संशोधन ये 1956 में हुआ था। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था और इसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इसमें 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, काफी इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद देखिए इसके तहत मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी का अधिकार बनाया गया था और इसे 300 के ए में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आंतरिक अशांति शब्द के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। जो देखिए आपातकाल में आंतरिक अशांति उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह दल बदल विरोधी कानूनी से संबंधित है,
उसके बाद देखिए 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए। और उसके बाद देखिए 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। 74वां संविधान के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। उसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, 2002 में। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद एक में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया था, जो है कि बच्चों के अधिकार को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ध्यान रखिएगा। और 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था, जीएसटी को, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दी गई थी। इस संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस देश के साथ साझा होती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा किस देश के साथ साझा होती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, वो भी थल सीमा। देखिए कैसे, इसकी दूरी 4096.7 किलोमीटर है। इसकी दूरी 4096.7 किलोमीटर है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत और पश्चिम बंगाल की सीमा देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है, ध्यान रखिए। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है और सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए अब अन्य देशों की सीमा देख लेते हैं घटते क्रम में। जैसे कि बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान सबसे छोटा 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान का सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर। अब देखिए कुछ रेखा का नाम है, जैसे कि रेड क्लिप, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा है। रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा है। मैकमोहन ये भारत और चीन के बीच का रेखा है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच का रेखा है। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला किसे माना जाता है? हिमालय, अरावली, एंडीज या फिर रॉकीज? तो देखिए विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, ध्यान रखिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी आयु लगभग 3.2 अरब वर्ष मानी जाती है। 3.2 अरब वर्ष मानी जाती है अरावली की आयु, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है और यह अत्यधिक अपवर्तन के कारण अवशिष्ट पर्वत में बदल गई है। यह इसका अधिक अपवर्तन के कारण यह अवशिष्ट पर्वत में बदल गई है, ध्यान रखिएगा। और यह लगभग 670 से 700 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई 670 से 700 किलोमीटर है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। देखिए यह गुजरात से होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में, ध्यान रखिएगा। और यह थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए प्रकृति ढाल का काम करती है। थार मरुस्थल के विस्तार को, यानी कि थार मरुस्थल, अगर देखिए अरावली पर्वत ना होता तो थार मरुस्थल का विस्तार इधर दिल्ली के क्षेत्र में भी हो जाता, तो इसको इसलिए प्रकृति का ढाल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए अन्य विकल्प, जैसे कि हिमालय, यह विश्व की सबसे युवा वलित पर्वत, विश्व का सबसे पुराना हो जाएगा अरावली, लेकिन विश्व का सबसे युवा हो जाएगा कौन? तो हिमालय वलित पर्वत है और यह अभी ऊंचाई बढ़ रही है, इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। एंडीज जो है यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज। उसके बाद देखिए रॉकीज, यह उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए रॉकीज जो है ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जो है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज, ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है कि किस नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, शरावती, कावेरी या फिर गोदावरी? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी के शरावती नदी पर स्थित है और इसे गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और यह 4 छोटे प्रपातों में बटी हुई है। ध्यान रखिए 4 छोटे प्रपातों से मिलकर बनती है। राजा रानी रोरर और रॉकेट, राजा रानी रोरर और रॉकेट 4 प्रपातों से मिलकर बनती है कौन? तो ये गोरसप्पा गोरसप्पा जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात इसे कहा जाता है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और देखिए इसकी ऊंचाई लगभग 253 किलोमीटर है, सॉरी 253 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। उसके बाद देखिए नर्मदा, इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। उसका देखिए समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। उसका देखिए दुधमा या सोमाशिला जैसे छोटे प्रपात हो सकते हैं। गोदावरी नदी पर देखिए गोदावरी नदी पर दुधमा या सोमालिया जलप्रपात है। दुधमा दुधमा या सोमालिया ये गोदावरी नदी पर है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर वरुण? तो देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी बुध है। हाँ देखिए बुध का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है और यह आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से केवल थोड़ा ही बड़ा है। पृथ्वी के जो चंद्रमा है उससे थोड़ा ही बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह यही है और सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में यही लगाता है। सबसे कम समय में यही लगाता है, केवल 28 दिन में। सूर्य की परिक्रमा ये पृथ्वी के 28 दिन में ही लगा लेता है। ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र सौर मंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। ध्यान रखिएगा बुध और शुक्र सौर मंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई चंद्रमा यानी कि कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार देखिए शुक्र है जो ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है और शुक्र को भोर का तारा सांझ का तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वरुण, यह आकार के मामले में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। वरुण जो है ये सूर्य के सबसे दूर स्थित है। वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछ लेगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सूर्य के सबसे निकट बुध, सूर्य के सबसे दूर वरुण, सूर्य के सबसे दूर वरुण, सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट। और सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र और इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी। जुड़वा वन भी शुक्र को, लाल ग्रह मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। नीला ग्रह पृथ्वी को, पानी की अधिकता के कारण नीला ग्रह पृथ्वी को, पीला ग्रह शनि को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि अपना कोई चंद्रमा नहीं है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। देखिए सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है और यह संख्या अपडेट होती रहती है। ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में सबसे अधिक चंद्रमा इसी के पास है। ध्यान रखिएगा शनि के पास। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का ये उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो कि मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह जो है कि डिमोस है। बलय वाला ग्रह ध्यान रखिएगा। बलय वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। उसके बाद देखिए विपरीत दिशा, शुक्र और अरुण बाकी सभी जो ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन ये जो है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सागौन, सुंदरी या फिर मैंग्रोव, देवदार या फिर चंदन। तो मैंग्रोव से आप सब जान गए होंगे कि सुंदरी, ठीक ना। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके नाम पर ही इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा है। सुंदरी वृक्ष यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा है, ध्यान रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यानी कि जवारीय वन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और यहाँ के वृक्ष खारे पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और इनकी जड़ें श्वसन के लिए जमीन के बाहर निकली होती है, यानी इसे ज्वारीय जड़ें कहा जाता है, ज्वारीय जड़ें, ठीक ना। ये खारे पानी में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, जो कि मैंग्रोव वन। उसके बाद देखिए सागौन। सागौन कहाँ पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सागौन पाया जाता है। देवदार, यह हिमालय क्षेत्रों के शंकुधारी वनों में पाया जाता है। देवदार हिमालय क्षेत्रों के शंकुधारी वनों में पाया जाता है। चंदन, चंदन यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में सूक्ष्म पर्णपाती वनों में पाया जाता है। चंदन सूक्ष्म पर्णपाती वन में पाया जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है। भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या लद्दाख का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। भारत का रुर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक और तांबे जैसे खनिजों से अत्यंत समृद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कोयला, मैग्नीज, अभ्रक और तांबा पाया जाता है। रूर वास्तव में जर्मनी का एक प्रसिद्ध औद्योगिक और खनिज क्षेत्र है। रूर जो है ये कहाँ का क्षेत्र है, तो ये जर्मनी का औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र है। और भारत का छोटा नागपुर का पठार की तुलना उसी से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। देख ही रहे हैं, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, तांबे। और यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। और देखिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह कपासी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए मालवा का पठार, यह बिंद श्रेणियों में उत्तर में स्थित है, बिंद श्रेणियों के उत्तर में स्थित है। लावा निर्मित मिट्टी के लिए जाना जाता है, लावा निर्मित मिट्टी के लिए जाना जाता है ये मालवा का पठार। उसके बाद देखिए लद्दाख का पठार, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है और एक ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। लद्दाख जो है कि ठंडा रेगिस्तान कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुई थी। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मुख्यालय इसका कोलकाता था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया मुंबई। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को। इसका वर्तमान गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा है। वर्तमान गवर्नर जनरल जो कि 26वें हैं। वर्तमान गवर्नर जनरल 26वें संजय मल्होत्रा हैं, जो कि उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभाला था। उसके बाद देखिए प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर जो थे सर ओसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और इसके प्रतीक चिन्ह देखिए, इसमें एक बाघ और तार का पेड़ चित्रित होता है। इसके प्रतीक चिन्ह में एक बाघ और तार का पेड़ होता है, एक बाघ और तार का पेड़ होता है। उसका देखिए इसका कार्य, प्रमुख कार्य हम लोग देखते हैं तो मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना इसी का कार्य है। यानी कि भारत के नोट छापने का विशेष अधिकार आरबीआई के पास है। एक के नोट और सिक्के को छोड़कर बाकी सभी नोट जारी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। एक के नोट और बाकी सभी सिक्के को जारी वित्त मंत्रालय करता है, ध्यान रखिएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, सरकार का बैंकर भी इसे कहा जाता है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार के बैंक और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए विदेशी भंडार का संरक्षण,
आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी कहा जाता है और देश में विदेशी मुद्रा का कोष प्रबंधन करता है। मौद्रिक नीति, मोबाइल वाले मनीषा घर पे ले कभी से फोन कर दुनिया का तबियत खराब है। घर में मोबाइल है हाँ। मौद्रिक नीति बनाना भी आरबीआई का ही काम है, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जो कि आरबीआई बनाता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? बी बी के आर बी राव, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस या फिर एमजी रनाल्डे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसको देखिए, उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। सबसे पहले जो गणना किए थे दादा भाई नौरोजी, तो उस समय ये प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताए थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताए थे। और इनका पुस्तक, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है। तो इनका पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, आर बी बी के आर बी राव, इन्होंने 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? तो बी के आर बी राव 1931-32 में। उसके बाद देखिए, पीसी महालनोबिस स्वतंत्रता के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, जिसने पहला आधिकारिक अनुमान पेश किया था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस, जिसने पहला आधिकारिक अनुमान पेश किया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, एमजी रनाल्डे, इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एमजी रनाल्डे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल ध्यान रखिएगा, कार्यकाल, सॉरी, प्रथम पंच योजना का अवधि जो था ये 1951 से 56 था, 1951 से 56। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो मुख्य रूप से पूंजी संचय और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर देता है। उसके बाद देखिए, इस योजना का मुख्य केंद्र कृषि विकास पर था। इस योजना का मुख्य केंद्र, यानी कि इस योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, ताकि देश में खाद्य संकट को दूर किया जा सके, और इसका विकास दर लक्ष्य था 2.1%। इसका जो विकास दर लक्ष्य था 2.1% रखा गया था, लेकिन इसमें 3.6 की शानदार वृद्धि हासिल की, जो इसे एक सफल योजना बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, विकास दर लक्ष्य 2.1% रखा गया, लेकिन जो कि 3.6% का विकास दर हासिल किया गया था। इस दौरान भाखड़ा नागल और हीराकुंड जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजना शुरू की गई और देश में 5 आईआईटी स्थापना की गई थी, आईआईटी की। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध की बनाई गई थी और भारत में 5 आईआईटी स्थापित की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। उसका देखिए, महालनोबिस मॉडल, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य जोर भारी उद्योगों पर। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, ठीक ना, उद्योग पर ध्यान दिया गया। उसका देखिए, बॉम्बे प्लान, ऑप्शन सी में था बॉम्बे प्लान। यह 1944 में भारत के मुख्य उद्योगपतियों द्वारा आर्थिक विकास के लिए तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। बॉम्बे प्लान क्या था? तो देखिए, ये 1940 में लाया गया था, 1940 में, और यह भारत के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था आर्थिक विकास के लिए, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, गांधीवादी मॉडल, यह योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में पेश की गई थी, जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग पर आधारित थी। गांधीवादी मॉडल किसके द्वारा लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में। अब देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं?
जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही देखिए सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैग्नेशन और स्टैग्नेशन मतलब कि ठहराव और इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति। ठहराव और मुद्रास्फीति से मिलकर बना है। यह एक ऐसी चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति है। यह एक ऐसी चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होती है और लेकिन महंगाई और बेरोजगारी दोनों बहुत अधिक होती है। देखिए स्टैगफ्लेशन शब्द अर्थव्यवस्था में किस लिए यूज किया जाता है? तो भारत अगर देश की विकास दर धीमी हो जाए और महंगाई और बेरोजगारी दोनों भी बढ़ जाए तो इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और सामान्य तौर पर जब मंदी होती है कीमतें गिरती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में मंदी के बावजूद कीमतें बढ़ती रहती है, जिसे इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है, जब मंदी होता है तो कीमतें गिरती है। मंदी मान लीजिए मार्केट में मंदी है तो सामान का वैल्यू क्या होगा कि गिरेगा, लेकिन स्टैगफ्लेशन में कीमतें बढ़ती है। तो देखिए यही उल्टा पुल्टा होता है स्थिति, तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक दुविधा होती है, यदि वह महंगाई कम करने के कदम उठाती तो बेरोजगारी बढ़ सकती है और यदि रोजगार बढ़ाने के कदम उठाती तो महंगाई बढ़ सकती है। तो देखिए ये सारी कठिनाइयां आती है, ठीक ना। तो इसी को स्टैगफ्लेशन कहा गया, स्टैगफ्लेशन। उसका देखिए डिप्लेशन क्या होता है। डिप्लेशन जो होता है यह वह स्थिति है जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट आती है, महंगाई के उल्टा। देखिए इस डिफ्लेशन जो होता है ये महंगाई के उल्टा होता है। यानी कि महंगाई में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतें में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी तो उसी को डिफ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए रिसेशन। रिसेशन का अर्थ होता है आर्थिक मंदी जिसमें कि जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती है और आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है। तो देखिए जब जीडीपी लगातार 2-3 महीनों तक गिरती रहती है उसे रिसेशन कहा जाता है, रिसेशन। अब देखिए डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन डिप्रेशन जो होता है यह मंदी का अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला रूप है। तो देखिए मान लीजिए 2-3 महीने के लिए जीडीपी लगातार गिर रही है उसे रिसेशन कहेंगे, और लगातार उससे ज्यादा 2-3 महीने से ज्यादा मतलब कि साल 2 साल तक जीडीपी गिर रही है उसको डिप्रेशन कहा जाता है अर्थव्यवस्था के भाषा में। तो ये सारी चीजें देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में यूज होते हैं, तो उन सभी को जानना जरूरी है क्योंकि उनसे प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सेबी सेबी मुख्य रूप से भारत में किस बाजार को विनियमित करती है। विनियमित यानी कि रेगुलेट करती है। सेबी जो है ये मुख्य रूप से भारत में किस बाजार को विनियमित करती है। वस्तु बाजार, बीमा बाजार या पूंजी या फिर शेयर बाजार। तो देखिए सेबी जो है ये पूंजी या शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। ध्यान रखिएगा सेबी। तो आइए इससे संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनकी धन की क्या करना, रक्षा करना इसका काम होता है, ठीक ना। उसके बाद शेयर बाजार में धोखाधड़ी जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, बाजार को सुचारू संचालन के लिए नियम बनाना, ये सभी सेबी का काम है। अब देखिए सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए इसका गठन 1988 में हुआ था, लेकिन 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई है। मुख्यालय मुंबई है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई। और यह स्टॉक एक्सचेंजों जैसे एनसीई, बीसीई और स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड और मर्चेंट बैंकर्स जैसी संस्थाओं को विनियमित करती है। तो देखिए ये सभी शेयर मार्केट से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स जैसी संस्थाएं जो है ये सभी शेयर मार्केट से संबंधित है। तो इसी सभी को नियंत्रित कौन करता है, तो सेबी करता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वस्तु बाजार। वस्तु बाजार क्या होता है, तो 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के विलय के बाद सेबी अब वस्तु बाजार को भी नियंत्रित करता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान पूंजी बाजार में के नियामक के रूप में होती है। देखिए जो वस्तु बाजार था इसका जो है कि ये पूंजी बाजार में मतलब कि विलय हो गया है। वस्तु बाजार पूंजी बाजार में विलय हो गया है।
तो जैसे कि पूंजी बाजार या फिर शेयर बाजार को ये नियंत्रित करता है, तो पूंजी बाजार में ही वस्तु बाजार आ जाता है। उसके बाद देखिए बीमा बाजार, भारत में बीमा क्षेत्र को नियमन, बीमा क्षेत्र का नियमन देखिए आईआरडीएआई द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन आईआरडीएआई द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार का मुख्य नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग सेबी द्वारा किस किस को पूंजी बाजार और शेयर बाजार का नियमन होता है। उसके बाद बीमा बाजार को कौन, आईआरडीआई नियमन करता है। उसके बाद जो है कि मुद्रा बाजार को भारतीय रिजर्व बैंक नियमन करता है।